नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रागिनी है और आज मैं आप लोगों को सम्राट पृथ्वीराज फिल्म की कहानी सुनाती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू होती है। 1192 सीई में गजनी में अफगानिस्तान पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, जहां वह उसे 3 शेरों के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर करता है। एक अंधा पृथ्वीराज उन सभी को मारने में सक्षम है, लेकिन कमजोरी के कारण बेहोश हो जाता है। कहानी फिर कुछ साल पहले कन्नौज में वापस आती है, जहां राजकुमारी संयोगिता जयचंद की बेटी पृथ्वीराज चौहान से प्यार करती है, जो अजमेर पर शासन कर रहा है। अजमेर में पृथ्वीराज का संपर्क मीर हुसैन से होता है, जो गौरी का भाई है। गोरी और हुसैन भाई थे, लेकिन उनके बीच दरार आ गई क्योंकि हुसैन गोरी के राज्य में एक नर्तकी चित्रलेखा के साथ भाग गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। पृथ्वीराज हुसैन को सुनिश्चित करता है कि वह उसकी मदद करेगा और उसे अपने राज्य में ले जाएगा। इस कृत्य से गौरी नाराज हो जाता है और अगर पृथ्वीराज हुसैन को वापस नहीं भेजता है तो वह अजमेर पर हमला करने का फैसला करता है। गोरी कुतुब-अल-दीन ऐबक को भेजता है अजमेर के लिए। पृथ्वीराज ने गोरी की मांग ठुकरा दी। जैसे ही ऐबक ने उसे चेतावनी दी, पृथ्वीराज ने युद्ध की मांग स्वीकार कर ली। इसका परिणाम तराइन की पहली लड़ाई में होता है, जहां पृथ्वीराज काका कान्हा, चंद बरदाई और उनके लोगों के साथ गोरी की सेना को हराने में सक्षम होते हैं, लेकिन युद्ध में मीर हुसैन मारा जाता है। इस बीच गोरी को पृथ्वीराज द्वारा पकड़ लिया जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासक चुना गया। इससे जयचंद नाराज हो गए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कृत्य के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जयचंद ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए संयोगिता और राजसूय यज्ञ के लिए एक स्वयंवर आयोजित करने का फैसला किया। वह पृथ्वीराज को निमंत्रण भी भेजता है। दिल्ली पर 50% नियंत्रण मांगता है, जिसे पृथ्वीराज अस्वीकार कर देता है। जयचंद ने अपने साम्राज्य के द्वार पर पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था और अनुष्ठानों के अनुसार यदि कोई निमंत्रण को अस्वीकार करता है तो एक मूर्ति उस व्यक्ति की स्थिति को भर सकती है। जैसे ही स्वयंवर शुरू होता है, संयोगिता वरमाला डालने का फैसला करती है पृथ्वीराज की मूर्ति पर। इससे जयचंद नाराज हो गए। वह अपनी बेटी को दंडित करने का फैसला करता है, लेकिन जल्द ही पृथ्वीराज अपनी सेना के साथ पहुंचता है और संयोगिता को ले जाता है, क्योंकि उसने पृथ्वीराज को अपने पति के रूप में चुना था। क्रोधित जयचंद ने पृथ्वीराज पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन उसके सलाहकारों ने उसे रोक दिया। जल्द ही पृथ्वीराज और संयोगिता का विवाह रीति रिवाजों के अनुसार हो जाता है। कुछ दिनों के बाद जयचंद पृथ्वीराज के अधीन अन्य किलों पर हमला करने के लिए अपनी सेना भेजता है। जल्द ही उसकी सेना ने गोरखपुर किले पर कब्जा कर लिया। जबकि पृथ्वीराज, संयोगिता, चांद बरदाई और अन्य बाहर हैं, काका कान्हा पृथ्वीराज की सेना के साथ गोरखपुर किले पर कब्जा करने का फैसला करते हैं। वे किले पर फिर से कब्जा करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन काका कान्हा और चौहान के कई अन्य लोग युद्ध में मारे जाते हैं। पृथ्वीराज जयचंद पर हमला करने का फैसला करता है, लेकिन काका कान्हा के रूप में जल्द ही फैसले को उलट देता है। पृथ्वीराज की अंतिम इच्छा जयचंद को क्षमा करने की थी। बाद में पृथ्वीराज अपने दरबार में संयोगिता को बराबरी का स्थान देने का फैसला करता है। इस निर्णय का अन्य दरबार सदस्यों द्वारा विरोध किया जाता है, लेकिन जल्द ही पृथ्वीराज उन्हें समाज में महिलाओं के महत्व के बारे में बताकर उनकी स्वीकृति प्राप्त करने का प्रबंधन करता है। जयचंद एक व्यापारी के माध्यम से मोहम्मद गोरी से संपर्क करने का फैसला करता है और उसे पृथ्वीराज को पकड़ने के लिए कहता है। बदले में वह कुछ भी गोरी को सौंप देगा। गोरी ऐबक को दिल्ली भेजता है। ऐबक पृथ्वीराज से गोरी के शासन में काम करने या दूसरे युद्ध की तैयारी करने के लिए कहता है। पृथ्वीराज ने गोरी के साथ युद्ध का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसका परिणाम तराइन की दूसरी लड़ाई में हुआ। जैसे जैसे युद्ध जारी रहता है, गोरी की सेना कम होती जाती है। गोरी फिर रात के दौरान पृथ्वीराज पर हमला करने का फैसला करता है, जब उसकी सेना सो रही होती है। गोरी की सेना पृथ्वीराज की सेना को हराने में सफल होती है और पृथ्वीराज को बंदी बनाकर वापस गजनी ले जाती है। जैसे ही गौरी की सेना दिल्ली की ओर आ रही है,
संयोगिता और अन्य राजपूत महिलाएं जौहर करती है बलिदान द्वारा सामूहिक आत्महत्या। गौरी पृथ्वीराज को जयचंद को देने से इनकार कर देता है। इस प्रकार उसे अजमेर और उसकी बेटी के नुकसान के लिए दर्द और भय में छोड़ देता है। दिल्ली पर अब गौरी के आदमियों का शासन है। जैसे ही पृथ्वीराज को गौरी ने बंदी बना लिया, गौरी ने अपने आदमियों से पृथ्वीराज की आंखों को हटाने के लिए कहा, जिससे वह अंधा हो गया। पृथ्वीराज शेरों से लड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन जल्द ही उन्हें हरा देता है। फिर वह गौरी से कहता है कि अगर कोई उस पर हमला करना चाहता है तो उसे पहले अपना नाम लेना चाहिए और चंद बरदाई को अपने शब्दों और कविताओं के माध्यम से उसकी मदद करने की अनुमति दी जानी चाहिए। जल्द ही पृथ्वीराज बेहोश हो गए। अगले दिन अंधे पृथ्वीराज को अपनी सेना के साथ अपनी जान बचाने के लिए 7 मौके दिए जाते हैं। गौरी के आदमियों ने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वीराज को धनुष के साथ 7 तीर दिए जाएंगे और अगर वह समूह 7 में से एक आदमी को मारने में सक्षम होता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। पृथ्वीराज प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और गौरी से कहता है कि उसे केवल एक मौका दिया जाए, एक तीर से, और गौरी स्वयं उसे मारने के लिए आमने सामने आए। गौरी शर्त स्वीकार करता है और युद्ध के मैदान में पृथ्वीराज का सामना करता है। जैसे ही गौरी आ रहा था, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को एक कविता सुनाई। कविता से प्रेरित होकर पृथ्वीराज ने फिर मोहम्मद गौरी की गर्दन में तीर मार दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। चंद बरदाई पृथ्वीराज को गले लगाने के लिए कूदते हैं, लेकिन गौरी के आदमियों द्वारा चलाए गए तीरों से दोनों मारे जाते हैं। शर्त के अनुसार पृथ्वीराज के आदमियों को जेल से रिहा कर दिया जाता है। पृथ्वीराज के आदमी चौहान और बरदाई के शवों को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं। पुरुषों को शर्त के अनुसार जेल से रिहा किया जाता है। पृथ्वीराज के आदमी चौहान और बरदाई के शवों को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं। पुरुषों को शर्त के अनुसार जेल से रिहा किया जाता है। पृथ्वीराज के आदमी चौहान और बरदाई के शवों को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं। फिल्म एक नोट के साथ समाप्त होती है जिसमें बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान हिंदुस्तान पर इस्लामी विजय से पहले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। 1947 में भारत के स्वतंत्र होते ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु को स्वतंत्रता के माध्यम से उचित ठहराया गया।